हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केम बायो क्लासेस में। काफ़ी हद तक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कवर कर चुके हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हम देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आइसोमेरिज्म, समावयवता। आइसोमेरिज्म, समावयवता। ठीक है। क्लास 11th में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से रिलेटेड जो है आइसोमेरिज्म पढ़ी है कि आइसोमर क्या होते हैं, समावयवी वास्तव में होते क्या हैं। ठीक है, उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखा था कि एक्चुअल में समावयवता होती क्या है, आइसोमेरिज्म होती क्या है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं क्या कि ऐसे कंपाउंड्स, कोई भी ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, वो सब एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर। ठीक है, क्या ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं या उनके जो स्पेशियल अरेंजमेंट हैं वो डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के आइसोमर। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने देखा था कि C2H5OH एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये दो कंपाउंड्स हैं। और अगर हम देखें तो इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। जैसे इथाइल अल्कोहल की बात करूं तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 कितना हो गया 6 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो गया, C2H6O। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, सब जानते हैं क्या है, ये ईथर है। ठीक है, कौन सा क्रियात्मक समूह है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। तो इसकी बात करें तो इसमें भी कार्बन क्या है 2, हाइड्रोजन क्या है 6 और ऑक्सीजन क्या है 1। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, एक दूसरे के ये समावयवी। ठीक, लेकिन दोनों के ही अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर। अभी हमने डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म देखी थी कि कौन कौन से थे, कि हमने देखा था कि कुछ चेन आइसोमर थे एक दूसरे के, कुछ पोजीशन आइसोमर थे, कुछ टोटोमर्स थे और कुछ उसके मेटामर्स थे, है ना। तो काफ़ी तरह की हमने वहाँ पे आइसोमेरिज्म देखी थी। उसी तरह से हम यहाँ पे भी देखने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी डिफरेंट टाइप्स की आइसोमेरिज्म शो करते हैं, या वो आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन दियर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोमर। तो जनरली टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आर नोन among the coordination complexes which can be further subdivided, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी बात करें तो यहाँ पे भी टू टाइप्स की आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एंड सेकेंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो एक एक करके बेटा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यही दोनों टाइप हमें देखने हैं आइसोमेरिज्म के, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम देखेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे ही सेम हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं
जो कि आइसोमेरिज्म के हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, फिर हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 11th में कर चुके हैं कि ऐसे कंपाउंड्स, अभी अभी हमने बात की है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का C2H6O है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट किस वजह से है, इसमें फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी है और इसमें क्या है, इथर है ना। वो आप चाहे लिंकेज देख लीजिए, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कौन एलिमेंट किससे दूसरे एलिमेंट से कैसे जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर से मतलब यही तो होता है। तो कार्बन से यहाँ एक साइड क्या जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसे ओपन करके लिखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH2 एंड OH। तो एक साइड तो देखो स्ट्रक्चर की अगर इसकी बात करें तो ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ और इधर किससे जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन से, जबकि इस साइड ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ, दोनों और कार्बन से। तो सिंपल वे में ही हम समझ सकते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, दोनों की डिफरेंट है, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो पर उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो, सेम हो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब ये जो दोनों कंपाउंड हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और आइसोमेरिज्म में क्या कहलाती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी हम एक एक करके टाइप देख लेते हैं, है ना, कि इसके क्या क्या टाइप है। फर्स्ट टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है उसे देख लेते हैं बेटा। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ये एक एग्जाम्पल के साथ हम कवर करेंगे। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देख लें कि कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो, सेम हो। जैसे हम देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोबाल्ट 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, अमोनिया क्या है 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ब्रोमीन कितना है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे सल्फेट आयन कितने हैं 1 है, और यहाँ पे भी सल्फेट आयन क्या है 1 है। तो हम देख रहे हैं दोनों कॉम्प्लेक्स जो है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट होंगे। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट तो होंगे, लेकिन किस वजह से होंगे कि अगर इनका हम आयोनाइजेशन करा लें, कैसे पता चलेगा कि इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हैं, कि अगर हम इनका आयोनाइजेशन करा लें तो आयोनाइजेशन पर ये कॉम्प्लेक्स तो देगा सल्फेट आयन, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में इसका आयोनाइजेशन करा दें और एक्वस सॉल्यूशन में इसका आयोनाइजेशन करा दें तो ये देगा ब्रोमाइड आयन। जिससे क्या पता चल रहा है, हमें पता भी है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में भी दोनों में स्टेबल होते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की जो स्पीसीज होती है, चाहे वो कैटायन हो या वो एनायन हो, राइट साइड होता है, हमने बात बताया था एनायन, और लेफ्ट साइड जनरली क्या होता है स्फीयर के कैटायन, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की जो स्पीसीज है वो आयनाइज होकर के डिफरेंट आयन से देती है, तो हम कहेंगे कि हाँ दोनों आइसोमर एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर है ना। तो डेफिनेशन सिंपली क्या कहेंगे कि कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन आयोनाइजेशन पर डिफरेंट आयंस अगर देते हैं वो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक। तो इस आपको सबको पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की स्पीसीज ही एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होती है ना, जिसे हम स्पेक्टेटर आयन से भी कहते हैं। क्लियर। तो दोनों के आप देखो यहाँ पे ये दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम मिलेंगे अगर पूरा देखोगे तो, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है
है ना। यहाँ कोबाल्ट किससे जुड़ा हुआ है, सल्फेट आयन से, जबकि यहाँ कोबाल्ट किससे जुड़ा हुआ है, ब्रोमाइड आयन से, जबकि दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे थे, सेम थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा ये एग्जाम्पल है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को देखने का सबसे आसान तरीका यही है कि स्फेयर के बाहर देख लें कि आयंस डिफरेंट, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्फेयर के बाहर आयंस के होंगे, डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो बेटा अब देख लेते हैं सेकंड आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप है सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी हम इसे कह देते हैं, ठीक है। जनरली कोई सोलवेंट मॉलिक्यूल हो सकता है और हमारा जो कॉमन सोलवेंट है, क्योंकि हर जगह हम मोस्टली लैब में वाटर यूज करते हैं, तो हम यहाँ एग्जांपल भी किसका लेकर चलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का। तो सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन इसको एग्जिबिट करते हैं, कौन इसको प्रदर्शित करते हैं। तो एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स हैविंग सेम कंपोजिशन, कि ऐसे कंपाउंड्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, एग्जिबिट की जाती है जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कहीं क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंट टाइप के सोलवेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, है ना। वाटर इज द लिगेंड एक्सचेंज विद द एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस तरह की आइसोमेरिज्म में किसी एनायन के साथ वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ एक्सचेंज होता है। अभी और अच्छे से समझ में आएगा कैसे, जब हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या है इसका एग्जाम्पल, देखो बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे है सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का, कि यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स हैं क्रोमियम के। अगर इसकी बात करें तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल इसमें 6 हैं और यहाँ पर भी 5 और 1 6, टोटल यहाँ पे भी 6 हैं। यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल कितने हैं, क्लोरीन एटम कहूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3। और यहाँ पर कितने हैं, अंदर और बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के 1 और 2, यहाँ पे भी 3, है ना। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स तो क्या है, सेम है ना, कि क्रोमियम से यहाँ पे 6s2 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी 6 हैं, लेकिन क्या है 5 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और एक क्या है बाहर। यहाँ पे भी 3Cl क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक अंदर है और 2 बाहर। तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म है जनरली वो किनके द्वारा शो की जाती है, जिसमें कोई सोलवेंट मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर एनायन से एक्सचेंज होता रहता है ना। अब जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 5, यानी कि बाहर के जो 3 क्लोराइड आयन थे उनमें से एक क्लोराइड आयन ने रिप्लेस किसको कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल को। या ऐसे कह सकते हो सिंपली कि एक वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चला गया। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल के एक्सचेंज से इस प्रकार के आइसोमर्स जो है डेवलप होते हैं या इस प्रकार के आइसोमर्स बनते हैं। जैसे अगर हम इसका आयनाइजेशन करा रहे हैं तो यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन है, इसका करा रहे हैं तो यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देख रहे हैं तो 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं तो 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 1s2 जो होगा ये एक्सचेंज हो गया किसके साथ, क्लोराइड आयन के साथ। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जो देखने को मिलती है वो कब देखने को मिलती है, जब वाटर मॉलिक्यूल या किसी भी सोलवेंट मॉलिक्यूल का एनायन के द्वारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर एक्सचेंज हो रहा है। तो अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक, याद रखेंगे। तो जहाँ पे भी कोई सोलवेंट मॉलिक्यूल दिखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो समझिएगा कि उसमें ज़्यादातर चांसेस किस बात के हैं कि वहाँ पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगी, है ना। नेक्स्ट, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म थर्ड टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। लिंकेज आइसोमेरिज्म सबसे पहले देख लेते हैं देखने को कब मिलेगी। कब मिलेगी ये लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को, कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई ऐसा एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो जिसमें कि 2 डोनर साइट हो। जैसे हमने बात भी की थी कि NO2 जो ग्रुप होता है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें 2 डोनर साइट होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। कभी कभी क्या करता है ये ऑक्सीजन से अगर मेटल से जुड़ सकता है
और कभी कभी किससे जुड़ सकता है, नाइट्रोजन, लेकिन एक समय में जुड़ेगा केवल एक ही साइड से। तो ऐसे ही हम लिगेंड को क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसमें कि डोनर साइड तो डिफरेंट टाइप की हो, लेकिन एक समय में केवल एक ही डोनर एटम मेटल के साथ अटैच होगा। ठीक, तो एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि काफ़ी सारे अगर आपको एग्जांपल दे दिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि किस तरह की आइसोमेरिज्म इसमें है, तो काफ़ी सारे एग्जांपल दे सकता है। एक हाइड्रेट वाला दे सकता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, एक दे सकता है कि जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर आयंस क्या हो रहे हो, चेंज हो रहे हैं, जैसे अभी देखा था ब्रोमाइड आयन, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सल्फेट आयन थे, है ना। और तो तीसरा दे देगा कि इसी तरह से NO2 ग्रुप वाला दे देगा, है ना, ONO जुड़ा हो, तो उसमें से आइडेंटिफाई करने को भी कह देता है कभी कभी 1 मार्क्स में कि बताइए कि इसमें किस तरह के आइसोमेरिज्म, या ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं वो किस तरह के आइसोमर्स हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि किस तरह की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है किस कॉम्प्लेक्स में, है ना। तो अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स की, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, तो दोनों के मोलिकुलर फार्मूला क्या है, दोनों के सेम है ना, दोनों के मोलिकुलर फार्मूला सेम है। चाहे आप देख लीजिए कोबाल्ट अमोनिया 5 और NO2 ग्रुप 1, है ना। तो लेकिन जो लिंकेज है, यहाँ पर लिंकेज किसके द्वारा है, NO2 ग्रुप के नाइट्रोजन के द्वारा, और यहाँ पे किसके द्वारा है, ऑक्सीजन के द्वारा, है ना। तो जनरली लिंकेज आइसोमेरिज्म में नाम से पता चल रहा है, जो लिंकेज होगा लिगेंड का मेटल के साथ वो डिफरेंट एटम से होगा। ठीक, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड के द्वारा ये रिप्रेजेंट की जाती है। इन दिस द कॉम्प्लेक्स डिफर इन द एटम ऑफ द लिगेंड विद विच इट इज लिंक्ड विद सेंट्रल मेटल एम बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो बात मैंने अभी कही है कि इसमें जो ये डिफरेंस होगा वो किस वजह से होगा, जो हमारा कोऑर्डिनेट लिगेंड है ना, उसमें जो डोनर साइट होगी वो डिफरेंट होगी, या सिंपली कहूँ तो एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म का, है ना। तो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, ये भी एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये टाइप है। और क्या होता है इसमें कि इसमें ये डबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। एक पार्ट इसमें फर्स्ट हमने बताया था कैटाइनिक होता है, और दूसरा क्या होता है, एनाइनिक होता है ना। ऑलवेज ऐसे देखने को मिलेगा आपको, है ना। ऐसे ही जो है एक इसमें भी ये कैटाइनिक पार्ट है और ये एनाइनिक पार्ट है। तो इसमें होता क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बाहर लिगेंड का एक्सचेंज होता है। ये दोनों जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, ठीक है, एक कैटाइनिक पार्ट है और एक एनाइनिक पार्ट है, इसमें लिगेंड का एक्सचेंज होता है। क्या, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड कब होता है, पढ़ लेते हैं एक बार इसे। इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कैटाइनिक एंड एनाइनिक एंटिटीज। ये वाली एंटिटीज कैसी है, कैटाइनिक, ये कैसी है, एनाइनिक। तो कैटाइनिक और एनाइनिक एंटिटीज के बीच में इंटरचेंज होता है किसका, लिगेंड्स का। तब ये आइसोमेरिज्म जो है डेवलप होती है, या इस तरह के आइसोमेर एक दूसरे के डेवलप होते हैं। In this case, both positive and negative ions of a salt are complex ion. इस तरह के आइसोमेरिज्म में दोनों पार्ट, पॉजिटिव वाला भी और निगेटिव वाला भी, दोनों ही कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है इन दोनों, ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म होने के लिए, है ना। तो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म को तो बहुत जल्दी पहचान लोगे, जहां आपको डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखा, समझ लीजिए वहां कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म होगी ही होगी। इन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट द अमोनिया लिगेंड इज बाउंड टू CO+3 एंड साइनाइड आयन। ठीक है, एंड साइनाइड आयन इज बाउंड टू क्रोमियम। पहले कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है कि कोबाल्ट तो अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है, और जबकि क्रोमियम साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसे कह लें, साइनाइड यहाँ क्रोमियम के साथ है और अमोनिया कोबाल्ट के साथ है, जबकि यहाँ अमोनिया क्रोमियम के साथ है और साइनाइड कोबाल्ट के साथ है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, लिगेंड्स का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के
आपस में जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं उसके अंदर, है ना। तो डिफरेंट टाइप के जो है इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, दोनों के कैसे हैं, सेम है। चाहे चेक कर लीजिए, एक क्रोमियम है, एक कोबाल्ट है, यहाँ पे भी सेम है, 6 अमोनिया है, 6 साइनाइड है, यहाँ पे भी 6 अमोनिया और 6 साइनाइड है। तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म है उसे हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो कैटाइनिक और एनाइनिक एंटिटीज होती हैं उसमें आपस में इनमें लिगेंड का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एग्जाम में बन जाता है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है और इसमें कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है ना। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म नाम से ही पता चल रहा है, स्टीरियो मतलब इसे स्पेस आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे, स्पेस आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म भी हम इसको कह देते हैं, है ना। तो अब तक तो हम देख रहे थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने देखा था कि क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम थे लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन स्पेस आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होंगे। क्या क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक। लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो स्पेशियल अरेंजमेंट होगा, ठीक है, कि एटम्स और मॉलिक्यूल का जो स्पेशियल अरेंजमेंट होगा स्पेस में वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल अभी देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है M A B एंड B, ठीक। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, Me2B2, ठीक। ऐसे ही अगर हम इसका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज कर दें, सपोज यहाँ पर क्या था AA, यहाँ पर एक दूसरे से कितने के एंगल पर थे, 90 डिग्री पे, जबकि अब कितने पर है, 180 डिग्री पर, है ना। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते ही हैं, सबको पता है। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर में, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 तरह की हमने कंडीशन पढ़ी है, एक टेट्राहेड्रल बनते हैं और एक क्या बनते हैं, स्क्वायर प्लेनर बनते हैं, है ना। तो अभी हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अभी तो दोनों ए एक दूसरे से सेम साइड है या पास है, सिंपली कहूँ तो एक तो कंडीशन ये बनती है कि स्पेशियल अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है, और एक कंडीशन ये बनती है जब ए एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, और कितना हो सकते हैं मैक्सिमम, 180 डिग्री, है ना। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स जिनके दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है कि M जो है 2A से जुड़ा हुआ है और 2B से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है। स्ट्रक्चर से मतलब यही तो है कौन कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इनके जो स्पेशियल अरेंजमेंट हैं, जो आकाशीय व्यवस्था है हिंदी में अगर कहें तो जो त्रिविम में जो इनकी व्यवस्था है, स्पेस में जो अरेंजमेंट है A और B का, वो क्या है, डिफरेंट है ना। तो जिससे इनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है आपस में डिफरेंट। तो ये 2 ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है इनका, डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में इन्हें हम क्या कह देंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये ऑप्टिकल हैं, ज्योमेट्रिकल हैं, वो भी हम एक एक करके देखेंगे, है ना। इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट पोजिशंस एंड अरेंजमेंट्स ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस अराउंड द मेटल आयन, ठीक। कि मेटल आयन के सराउंडिंग में जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, कि सपोज ये मेटल है और मेटल के जो 3 डायमेंशनल रीजन में जो अरेंजमेंट है A और B का, उसकी वजह से इस तरह की आइसोमेरिज्म डेवलप होती है ना।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब उत्पन्न होती है, या कब कहेंगे कि कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? इट अकर्स व्हेन द एक्सचेंज ऑफ एटम्स और आयंस विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंज इट्स ज्योमेट्री। कि ये कब डेवलप होती है या कब पाई जाती है ये, कि जब एटम और आयन आपस में क्या हो जाए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, सपोज ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था, ठीक, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ए और बी थे, लेकिन क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, आपस में एक्सचेंज हो जाए। अभी देखो ए और ए क्या थे, यहाँ पास पास थे, लेकिन क्या हो गया, आपस में उनकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। अभी यहाँ पे क्या आ गया, बी, ए की जगह क्या आ गया, बी आ गया, और बी की जगह क्या आ गया, ए। तो इस तरह से जो ज्योमेट्री उत्पन्न होती है कि किसी तरह से अगर लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो हैं वो अगर अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लें, तो इस तरह की ज्योमेट्री वहाँ पे उत्पन्न होती है ना। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस showing ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर फाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, देखेंगे कि कुछ के द्वारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो एक लाइन याद रखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं, जब वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उनसे उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, जिससे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। और अगर मॉलिक्यूल किसी भी तरह से प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि वो, और मॉलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, तब हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं। और उसमें भी क्या कहेंगे, अगर ए और बी आपस में जैसे यहाँ पे चेंज हो रहे थे, तो उसे भी क्या कहेंगे हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, नेक्स्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, और स्पेशली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो ये कह रहे हैं कि भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बात आती है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि टेट्राहेड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, टेट्राहेड्रल के केस में अगर हम यहाँ से कोई एक्सिस लें, ठीक, और यहाँ पर यहाँ से कोई प्लेन मान लो, या कोई एक्सिस मान लो, यहाँ से कोई लें, तो सभी क्योंकि अरेंजमेंट कैसे होते हैं, सेम होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सभी अरेंजमेंट कैसे होते हैं, सेम होते हैं। सपोज यहाँ पे एक ए था, सपोज यहाँ पे ये बी था, ये ए था, और ये कोई बी लिगेंड था। अगर मैं इनकी किसी तरह से पोजीशन भी चेंज कर दूँ ना, सपोज यहाँ पे मैं बी कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे ए रहने दूँ, और यहाँ पे ए रहने दूँ, और यहाँ पे बी हो जाए, ठीक, तो तब भी तो क्या है ना, तभी भी तो यहाँ ए और ए के बीच में यहाँ एंगल कितना था, 109.8 डिग्री का, और यहाँ भी ए और ए के बीच में एंगल जो आएगा वो कितना है, 109.8 डिग्री का। बी और बी के बीच में यहाँ भी एंगल कितना था, 109.5 डिग्री का, 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री होता है ना। तो यहाँ भी बी और बी के बीच में जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 109.5 डिग्री। तो क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पोजीशन चेंज होने के बाद किसी तरह से जो सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं उनके बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा, उनकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, उनका आपस में रिपल्सन या अट्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो किसी तरह से मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होगी। इसी वजह से जब मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी ही चेंज नहीं होगी तो हम उन्हें आइसोमर कहना ठीक नहीं रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि आइसोमर हम कब कह रहे हैं कि जब दो मॉलिक्यूल सेम तो है मॉलिकुलर फॉर्मूला में, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो कुछ केस में केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, अगर वो डिफरेंट हैं तो अब तो हम कहेंगे आइसोमर है।
कोई ना कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए, है ना, तभी तो हम कहेंगे कि वो दो कंपाउंड्स हैं। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, एक सिंपल डेफिनेशन कहूँ तो उन्हें हम आइसोमर कहते हैं। तो किसी वजह से भी प्रॉपर्टी चेंज हो जानी चाहिए। तो यहाँ तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैं ए और बी की कितनी भी पोजीशन चेंज कर लूँ, सबके बीच में जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री का ही रहेगा, क्योंकि इसमें एंगल ही एक तरह का देखने को मिलता है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्योंकि दो तरह के एंगल हो सकते हैं, सपोज ये ए था, ये ए था, ये बी था, ये बी था, तो दोनों ही यहाँ बी और बी के बीच में कितने का एंगल है, 180 का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करने लगूँ तो बी और बी के बीच में एंगल कितना है, 90 का, है ना, और ए के बीच में भी एंगल कितना है, 90 का है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स हो सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्या होगी, शो की जाएगी, जबकि टेट्राहेड्रल के द्वारा शो नहीं की जाएगी, है ना। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखेंगे। तो अब कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें चांसेस हैं कि स्क्वायर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। जैसे कंडीशन है Ma2B2, है ना, MaBC2, है ना, कुछ भी कर सकते हो अब इसमें, Ma2BC कर लो, है ना, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स इसमें आप बन सकते हैं। ये तो बात थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें सारे स्पेशियल अरेंजमेंट कैसे होते हैं, सेम होते हैं, है ना, चाहे वो कितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट यहाँ पर जुड़े हुए हों, उनका सबका अरेंजमेंट कैसा होगा, सेम होगा, कहीं भी उनकी पोजीशन को चेंज कर लो। जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की भी बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी ये जो पॉसिबिलिटी है लिगेंड की कि सपोज Ma4 और B2 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है ना, M क्या है मेटल और A और B क्या है, 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, और 4 लिगेंड्स A टाइप के हैं और 2 लिगेंड्स B टाइप के, है ना, और मोनोडेंटेड है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल मोनोडेंटेड की, है ना। तो उस केस में क्या है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट की जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से शो करते हैं, लेकिन मेनली कुछ ही टाइप के जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। और सिंपली कहूँ तो वो सब करेंगे जिनमें कि स्पेशल अरेंजमेंट किसी भी वजह से हो, डिफरेंट हो, है ना। चलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या ये दो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है और एक सेकंड है। इसे हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे Ma6 मतलब सभी क्लोराइड आयन है, ए क्या मान लेते हैं, क्लोराइड आयन, और सभी जो है मोनोडेंटेड है ना। जबकि इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसा है, Cr और 6 लिगेंड है, और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड आयन है। तो ये कह रहे हैं विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा शो करेगा। ये बाई मिस्टेक बेटा गलत हो गया, है ना। क्या इसमें क्या होना चाहिए था, Cr H2O का होल थ्राइस Cl3, ठीक। और ये 3 मॉलिक्यूल वाटर के चाहे यहाँ पे हम बाहर लिख सकते हैं, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होना चाहिए था, क्या कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स और सेकंड कॉम्प्लेक्स, इन दोनों में क्या है कि ये Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर,
और ये वाला जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसके डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, है ना। तो अभी इस पे बात करेंगे बाद में। फिलहाल दो टर्मिनोलॉजी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम शो करते हैं, जैसे अभी भी हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखा क्या, कि अगर तो सेम लीगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे है, या कहेंगे एक दूसरे के सेम साइड है, सेम साइड ज्यादा कहना ठीक रहेगा, तो उस कंडीशन में उस आइसोमर को हम बोलते हैं सिस। और ऐसी कंडीशन जिसमें कि सेम लीगेंड डिफरेंट साइड में है या एक दूसरे के अपोजिट है, तो उस कंडीशन में उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो ट्रांस और सिस दो टर्मिनोलॉजी जनरली यहाँ पे यूज की जाएंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अगर दो सेम ग्रुप या सेम लीगेंड्स कहें तो सेम साइड में है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस। और अगर वो डिफरेंट साइड में है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस। These are isomers, यहाँ देख भी लेते हैं डेफिनेशन। These are isomers in which two identical ligand occupy adjacent position। तो adjacent भी कह सकते हैं या same side कह सकते हैं। adjacent मतलब होता है समीपवर्ती या पास पास, है ना। Isomer in which two identical ligands occupy opposite position। अगर वो opposite position occupy करते हैं, जैसे जैसे अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था क्या, कि B ए एंड ए, तो ये एक दूसरे से क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांस। ठीक, तो सिस और ट्रांस जो है जनरली दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा ये अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने जा रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो अब तक हमने एक जनरल बात की है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेंगे, कोई सा भी टाइप हो। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे जिसमें कि क्या पॉसिबिलिटी हो, जैसे कि MA4 है। अब ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सारे जो अरेंजमेंट हैं वो कैसे हो जाए, सेम है। क्योंकि सारे लिगेंड कैसे हैं, सेम। सब एक दूसरे में, कहीं भी एक को चेंज कर लो सभी कितने में आएंगे, एक दूसरे से 90 पे। अब बात आती है Ma2B2, है ना। तो कहीं ना कहीं ये वही वाला टाइप है Ma2B2, है ना। ए भी, सपोज ए क्या है, अमोनिया है, और बी क्या है, क्लोरीन है ना, क्लोराइड आयन है। ठीक, यहाँ आयन तो नहीं है लेकिन क्लोरीन जो है लिगेंड के रूप में। तो इसमें दो कंडीशन है, आप देख रहे हैं, दोनों Cl अगर पास पास है, दोनों अमोनिया पास पास है, सिस आइसोमर, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, तो क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर, है ना। तो इजी है, क्लियर। तो स्पेशल अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्लोरीन क्लोरीन देखो 180 पर है, और यहाँ कितने पर है, अमोनिया अमोनिया 180 पर, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांस। ऐसे ही नेक्स्ट टाइप है, तो यहाँ पर भी दो सेम लिगेंड कौन कौन से हैं, प्रिडीन। यहाँ प्रिडीन सेम साइड है और यहाँ प्रिडीन देखिए डिफरेंट टाइप। तो ये कौन सा टाइप हो गया, Ma2B C। तो अब इसमें डिफरेंट बन जाते हैं कि भाई MABC2 कह सकते हो, MAB2C कह सकते हो, है ना। और MA2BC कह, तो इसी में देखिए तीन टाइप तो इसी में बन गए, है ना। कि दो कोई से भी लिगेंड है वो कैसे होने चाहिए, सेम, और उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, अलग अलग दोनों ही आइसोमर में, एक में सेम साइड और एक में डिफरेंट साइड। अब नेक्स्ट है MA का होल ट्वाइस, है ना। कि इस केस में अब देखो, देखने में ऐसा लग रहा है इस केस में कि MA है, ए तो भाई सेम टाइप का है, लेकिन क्या है, ये ए ऐसा लिगेंड है जो कि कैसा है, बाइडेंटेड। कैसा लिगेंड है, ए बाइडेंटेड। बाइडेंटेड क्या होते हैं, हमने बता दिया था, ऐसे लिगेंड जिसमें कि दो डोनर एटम हो और दोनों ही मेटल से अटैच हो सकते हो एक समय में, उसे हम क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे गिलाइसिनेट, है ना, क्या होता है, गिलाइसिनेट ग्लाइसिन से बना है। ग्लाइसिन का जो फॉर्मूला होता है वो जनरली क्या होता है, सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, हमने पहले भी बात की है, NH2CH2COOH। ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन से अगर यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज हो जाए
तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है ग्लाइसिनेट। क्या बनता है? ग्लाइसिनेट। लेकिन ग्लाइसिनेट का जो नाम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? ग्लाइसिनेटो, है ना। ई हटा करके क्या लगा देते हैं? सफिक्स ई हटा करके किससे रिप्लेस कर देते हैं? ओ से। तो ऐसे केस में जब लिगेंड देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ए है, लेकिन इसमें जो लिगेंड है ये बाइडेंटेड है, और उसमें भी क्या कंडीशन है कि उसके जो डोनर एटम है वो डिफरेंट है। यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन है और यहाँ डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, है ना। तो इस केस में क्या होगा? देखिए, प्लेटिनम, प्लेटिनम से दो ग्लाइसिन मोलिक्यूल एक इधर जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या क्या चांसेस है? यहाँ NH2 और NH2 दोनों कैसे हैं? सेम साइड है। ग्लाइसिन का NH2 NH2, है ना, दोनों ही क्या जुड़ा हुआ है? सेम साइड जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ जो कार्बोक्सिलेट पार्ट है हमारा, जो COO वाला पार्ट है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो उसका ऑक्सीजन यहाँ दोनों तरफ से क्या है? सेम है। या क्या सिंपल कहूँ तो ये कितने पे है? 90 पे, और ये कितने पर है? यहाँ भी 90 पर। जबकि अगर हम यहाँ देखें इस वाले कॉम्प्लेक्स में, ट्रांस वाले में, तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने पर है? एक दूसरे से 180 पर, जबकि ये कितने पर है? एक दूसरे से 90 पर, है ना। तो ये सिस बिस ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड है, ये ट्रांस बिस ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड है। तो हमें इस बात का मेन ध्यान रखना है कि लीगेंड जो है वो कैसा होना चाहिए था? बाइडेंटेड तो है, लेकिन यहाँ कैसा होना चाहिए था? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बना है, लेकिन डिफरेंट बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए था। दोनों में डोनर एटम कैसे होने चाहिए? डिफरेंट, है ना। सपोज अगर ये वाला लिगेंड हो जाता है यहाँ पे CH2 CH2 और NH2, है ना। अगर ये लिगेंड हो जाता तो दोनों ही डोनर एटम कैसे हो जाते? सेम। और अगर सपोज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है तो NH2 CH2 CH2 एंड NH2, क्या ये शो करता है इस समय? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि चारों एटम जो जुड़े हुए हैं मेटल से वो कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसका भी क्या है? नाइट्रोजन, और इसका भी क्या है? नाइट्रोजन। तो सभी कैसे हैं? क्योंकि सेम है। तो इसी वजह से यहाँ पे किसी तरह का देखो स्पेशियल अरेंजमेंट कोई चेंज नहीं है, ठीक। नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ भी 90 पे, यहाँ भी 90 पे, ठीक। तो इसी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो नहीं करेगा। कौन करेगा? जिसका स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा हो? डिफरेंट, ठीक। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सेम कहानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी होगी, है ना। क्या यहाँ पे दोनों क्लोराइड क्लोराइड क्या है? 90 पे, यहाँ पे कितना है? 180 पे। तो इनकी प्रॉपर्टीज अपने आप ही चेंज हो जाएगी। तो स्पेशियल अरेंजमेंट किसी तरह से अगर चेंज हो जाए, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों के कैसे हैं? सेम है। एक कोबाल्ट कोबाल्ट, अमोनिया 4 4, क्लोरीन 2 2, है ना। तो मोलिकुलर दोनों के सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों के सेम है। कोबाल्ट से दोनों Cl जुड़े हुए हैं, यहाँ भी दोनों Cl ही जुड़े हुए हैं, 4 अमोनिया। लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग है, वो भी लीगेंड्स आपस में क्या हुए हैं? पोजीशन एक्सचेंज हुई है। दोनों Cl क्या हुए हैं? एक तरह से अगर देखा जाए तो ये वाला Cl कहाँ गया है? अभी कितने पे था? 90 पे, लेकिन यहाँ कहाँ उठ के गया है? यहाँ पे 180 पे। तो लिगेंड की पोजीशन अगर आपस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक्सचेंज हो रही है, तो इस तरह से जो ज्योमेट्री उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma4B2 shows geometrical isomerism, ठीक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, कि कब हम किसी कॉम्प्लेक्स को या जो दो कॉम्प्लेक्स हैं उसको एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे। तो किस कंडीशन में हम कहेंगे? देख लेते हैं पहले। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर but not superimposable are called optical isomers and the phenomenon is called optical isomerism. Suppose ये कोई हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना।
तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अगर ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसके सामने हमने क्या रख दिया, मिरर, तो ऑब्वियसली ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किसकी तरह दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स, अब मैं इस कॉम्प्लेक्स को एज इट इसके ऊपर उठा करके रखूं, सुपर इम्पोज कराऊं, तो क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो एटम है ये इस एटम के ऊपर आएगा, है ना, ये वाला एटम है वो इस एटम के ऊपर आएगा। ऐसे ही अगर सेम ऊपर उठा करके रखूं तो चलिए ये तो चलो सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे, है ना। ठीक, तो जैसे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स, अगर उसकी मिरर इमेज तो है वो एक दूसरे के, लेकिन अगर वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ठीक, तो उस समय हम क्या कहेंगे, वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। जैसे कि एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड OH H और C डबल OH, इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या दिखाई देगी, वो यही तो दिखाई देगी। देखिए CH3 OH H एंड COOH। सपोज ऐसे ही मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराऊं तो मिथाइल और COOH तो हो जाएंगे एक दूसरे के, लेकिन H के ऊपर क्या आ जाएगा, ये OH, और OH के ऊपर ये क्या आ जाएगा, H। तो ऐसे भी कोई भी कॉम्प्लेक्स, ये तो अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैंने एग्जांपल दिया है, तो कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, एक दूसरे के क्या है, ये मिरर इमेज तो है, लेकिन एक दूसरे पर कैसे होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक, अनअध्यारोपित बोलते हैं हिंदी में, अनअध्यारोपित, ठीक है, अनअध्यारोपित। तो अगर एक दूसरे पर मिरर इमेज अनअध्यारोपित है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है, प्रकाशिक समावेवी या ऑप्टिकल आइसोमर्स, और फिनोमिनन क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या, सपोज हमारे पास कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक, एक हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट, इसे अगर हम किसी निकोल प्रिज्म से पास करें तो हमें पता है इसकी क्या टेंडेंसी होती है, सभी लाइट के वेक्टर्स को क्या कर देगा, एक ही डायरेक्शन में कर देगा, ठीक है। और ऐसी ही लाइट जिसके सभी वेक्टर्स एक प्लेन में होते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम किसी सॉल्यूशन से गुजारें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, या कोई भी कंपाउंड हो सकता है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, करेगा या नहीं करेगा वो कैसे पता चलेगा, कि अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जैसे ही हम इस सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं, अगर इस ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, ठीक, या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, तब तो हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है ना। अगर ये लाइट जैसी थी वो वैसी की वैसी ही निकल गई, किसी तरह से कोई चेंजेज नहीं आया, ठीक है, एक ही प्लेन में थी, उसी प्लेन में अगर यहाँ से पास हो गई तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज, जैसे कि ये घुमाया इसने, ठीक, या एंटी क्लॉकवाइज किसी डायरेक्शन में अगर रोटेट कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। वो रोटेट नहीं करता है, जैसे थी लाइट वैसे ही पास हो गई, वेक्टर उसी डायरेक्शन में पास हो गए, तो हम क्या कहेंगे कि वो कंपाउंड कैसा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीवो लीवो रोटेटरी, है ना। तो आइसोमर रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, आइसोमर रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है कि कोई भी कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और एक दूसरे पर वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखने को ज़्यादा मिलती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, कौन होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इट इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन्वॉल्विंग 1, 2 और 3 सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। ठीक, कौन कौन से लिगेंड हो सकते हैं, सिमेट्रिकल होंगे और 1, 2 और 3 पोजीशन पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चलो और डिटेल में कैसे। देखो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं तो एक दूसरे के क्या है, ये मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे के ऊपर उठा के रखें तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे, है ना। और कौन सा टाइप है, MAA का होल थ्राइस। ठीक, तो ये ऑक्जेलेट ग्रुप है, क्या है ये, ऑक्जेलेट। क्या होता है ऑक्जेलेट ग्रुप, क्या होता है, COO- ऑक्जेलिक एसिड से ही बनता है, क्या हो गया ये, ऑक्जेलिक। तो यहाँ पर ये भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या जुड़ा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीलेट ग्रुप है यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट कर रहा होगा, क्लॉकवाइज। ये कहाँ रोटेट कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है, जैसे इसके ऊपर इसको उठा के रखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, है ना। तो एक एग्जांपल ये है जो कि क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में ये दोनों क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए MAA का होल ट्वाइस B2। अब ये क्या है, या दूसरा एग्जांपल है MAA का होल ट्वाइस BC। तो यहाँ कौन सा वाला है, MAA का होल ट्वाइस B2 वाला ये एग्जांपल है। ठीक है, ओनली सिस आइसोमर शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये कह रहे हैं इसका जो सिस आइसोमर है वो ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ट्रांस आइसोमर इसका शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, अगर मैं इसका ट्रांस आइसोमर बनाऊं तो कैसे होगा, Cl Cl, जबकि जो इथाइलिन डाइएमीन है, EN क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन। चलिए ओपन करके लिख देता हूँ, इथाइलिन डाइएमीन। अभी देखा था हमने ट्रांस वाले, जब हम MA4 टाइप का कर रहे थे तब देखा था। ठीक, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये ट्रांसफॉर्म है किसकी, इसी की। तो अगर हम इसका मिरर इमेज बनाए तो इसकी जो मिरर इमेज है वो भी कुछ इसी के जैसी होगी, NH2। समझ जाइएगा, जल्दी लिख रहा हूँ, CH2 एंड सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, Cl और यहाँ पे क्या आएगा, NH2, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, NH2 CH2 CH2 और क्या आ जाएगा, NH2। तो NH2 से NH2 मिल जाएगा, ठीक है, ये NH2। ठीक है, और थोड़ा सा इसे ठीक कर लेता हूँ। NH2 और ये क्या है यहाँ पे,
सेम। तो इसकी जो मिरर इमेज है अगर मैं ऐसी उठा के रखूँ तो इस पर देखिए बड़े आराम से सुपर इम्पोज हो जाएगी। NH2 वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला पार्ट जो है इसके ऊपर आ जाएगा, और Cl भी एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे, उसको ढक लेंगे। ठीक, तो कोई भी दो मिरर इमेज अगर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती है तो हमने क्या कहा था, वो एक दूसरे के आइसोमर नहीं होंगे। ठीक, लेकिन ये जो सिस आइसोमर है वो देखो यहाँ पे एक दूसरे के सामने ऐसी तो दिखेगा, लेकिन अगर हम उठा करके रखेंगे इसके ऊपर तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे। मतलब सुपर इम्पोज अगर नहीं है मिरर इमेजेस तो वो क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। ठीक, ऐसे ही MAA का होल ट्वाइस BC है। ठीक, सपोज AA तो सेम होता, AA क्या होता, ये दोनों तो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। EN और EN तो सॉरी सेम होता, और इन दोनों में क्या होता, CL की जगह सपोज BR और यहाँ क्या होता BR। तो तब भी क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तब भी ये क्या होंगे, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ठीक, तो इस वाले एग्जाम्पल को हमने यहाँ एक्सप्लेन कर लिया है। तो इसको देख लेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन कौन से शो करते हैं। तो बड़ा अच्छा था, Ma4B2 MAA का होल ट्वाइस मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है, और दोनों में डोनर एटम कैसे हैं, सेम है, AA है ना, और क्या है B2 है। ठीक, और जब M A कैपिटल बना लो, स्मॉल बना लो, कुछ भी बना सकते हो, है ना, MA2, और B और C क्या है, दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे अभी B सपोज Br को मान लो और C सपोज क्लोरीन को मान लो, है ना। तो इस तरह के ये जो कॉम्प्लेक्स हैं इनको नोट कर लेंगे। ये सब क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में रिप्रेजेंट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक, तो बेटा आज हमने ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था, दोनों ही हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सब कुछ हमने कवर कर लिया। मीन्स हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सभी टाइप्स पढ़ लिए, है ना। कौन कौन से पढ़े हमने, लिंकेज आइसोमेरिज्म, सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और कौन से पढ़े हमने, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और एक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। चार टाइप हमने यहाँ पे पढ़ लिए, आयोनाइजेशन, लिंकेज और हाइड्रेट या सॉल्वेट भी कह सकते हैं, और नंबर 4 कोऑर्डिनेट। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लीगेंड आपस में किसी भी कॉम्प्लेक्स के पोजीशन चेंज कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और पोजीशन चेंज करने के बाद अगर उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट आता है, जैसे कि इसमें आया था, है ना, तो इस कंडीशन में क्या है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें हमने देखा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसे शो नहीं करेंगे, जबकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इसे शो करेंगे। बस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखेंगे कि MA2BC भी हो सकता है, MAB2C भी हो सकता है, MABC2 हो सकता है, MA2B2 हो सकता है। मीन्स स्पेशियल अरेंजमेंट किसी तरह से चेंज हो जाए, बस इस बात का स्ट्रक्चर बना करके देख लेना, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम देख चुके 3-4 एग्जाम्पल है, MA का होल ट्वाइस B2, MA का होल ट्वाइस BC, MA4B2, है ना। तो ये एग्जाम्पल हमने देख लिए, उसमें भी हमने सिस और ट्रांस देख लिया। सिस कौन से होते हैं, जिसमें कि सेम साइड होते हैं लिगेंड, और डिफरेंट साइड होंगे तो ट्रांस होगा। उसके बाद हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी की बात कर ली। डेक्स्ट्रोरोटेटरी कब कहेंगे, जो प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लिबोरोटेटरी।
है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ऐसे कंपाउंड जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज है और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। तो ये चीज़ें थी बेटा आइसोमेरिज में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये हमने आज कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, पुराना रिवीजन करते रहिए। अब बेटा एग्जाम पास में है आप सभी के, है ना, तो मेहनत करते रहिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, बार बार रिवीजन करते रहिए बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके एक कुछ ही पार्ट अब बचा है, कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स इसके बचे हैं और एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो दो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। कुछ इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।